हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज की क्लास में हम 1939 से 1945 के पीरियड में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये वो पीरियड है जब इंटरनेशनली वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई है, 1945 में अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई है। इस पीरियड में जब इंटरनेशनली वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो नेशनलिस्ट डेवलपमेंट्स वगैरह क्या हुई हैं उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। बैकग्राउंड क्या है ऑगस्ट ऑफर की, हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि 1939 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है, वाइसरॉय हमें पार्टी डिक्लेयर कर देता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन रिस्पॉन्स टू दिस थिंग रिज़ाइन कर देती हैं कि यार मतलब क्या मतलब है ऐसे रिफॉर्म्स का, क्या मतलब है ऐसी पावर का, ऐसी सरकार का जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो वो रिज़ाइन कर देते हैं। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार को एक डायलेमा में वो फंस जाती है। उन्हें इंडियंस की सपोर्ट चाहिए होती है, उन्हें इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ की सपोर्ट चाहिए होती है। किस बात के लिए सपोर्ट चाहिए? जब वॉर चल रही है, कुछ जैसे बहुत सारी डोनेशंस वगैरह की जाती हैं, चंदा इकट्ठा किया जाता है। फिर आर्मी रिक्रूटमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करना कि वो आर्मी को ज्वाइन करें एंड इस आर्मी का इस्तेमाल किया जाए यूरोपियन थिएटर में। अगर कांग्रेस लीडर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर कांग्रेस लीडर्स ऐसा जाके लोगों में जाके नहीं बोलेंगे कि आप डोनेट करो, या बच्चों को इनकरेज नहीं करेंगे, यूथ को इनकरेज नहीं करेंगे आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तो कौन ज्वाइन करेगा, कौन पैसा डोनेट करेगा? तो ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस की सपोर्ट की ज़रूरत थी। कांग्रेस कहती है कि यार हम तो खुद आपकी सपोर्ट करने के फेवर में हैं, हम तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहते हैं अगेंस्ट डिक्टेटरशिप, लेकिन आप हमें कुछ रिफॉर्म्स तो दो। आप हमें बिल्कुल गुलाम की तरह ट्रीट करके हमें दबा के डेमोक्रेसी के नाम पे झंडा नहीं ना लहरा सकते। पहले तो आप इंटरनली आप हमें रिफॉर्म करो एंड हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए हम आज़ाद होने चाहिए, उसके लिए हमारे पास कुछ पावर होनी चाहिए। तो इस डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए ब्रिटिश सरकार ऑफर लेके आती है। ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथ को अपना ऑगस्ट ऑफर पेश करते हैं। क्या थे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द ऑगस्ट ऑफर? लाइक कंपल्शंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। 8 अगस्त 1940 को ये ऑफर दिया जाता है वाइसरॉय लिनलिथ गो द्वारा। इसमें होता है अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ इंडियंस टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर। ये भी प्रॉमिस करते हैं, कह रहे हैं कि आपको रिफॉर्म्स चाहिए, मैं आपको रिफॉर्म्स देने का प्रॉमिस करता हूँ। एक बार अभी लड़ाई चल रही है, जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी आफ्टर द वॉर एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी इंडियंस की जिसके पास फुल अथॉरिटी होगी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया जैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है वैसा कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया जाएगा। इंडियंस ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, लेकिन ये सब कुछ कब होगा? आफ्टर द वॉर। दूसरा उसका मेन प्रोविजन था 5 मोर इंडियंस वुड बी इंक्लूडेड इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऑलरेडी 3 मेंबर्स चल रहे थे, तो उसमें 5 और मेंबर्स इंक्लूड कर दिए। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को और इंडियनाइज कर दिया। लेकिन दिस ऑफर वॉज रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कहते हैं कि ये तो वो प्रोमिसेस हैं कि आपको अभी आज हमारी हेल्प की ज़रूरत है, आज हम आपकी हेल्प कर दें आप, लेकिन बदले में जो भी करो वो आफ्टर दी वॉर होगा। हमें आफ्टर दी वॉर का कोई प्रॉमिस नहीं चाहिए, हमें आज अगर आप कुछ मीनिंगफुल रिफॉर्म्स कर सकते हो तो बताओ। तो हेंस दिस ऑफर वॉज रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट जो इसका आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब कांग्रेस को एक चीज़ क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग एनी मीनिंगफुल रिफॉर्म्स। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें अब कुछ कांग्रेस के बीच में एक डिबेट स्टार्ट होगी, कांग्रेस लीडर्स के बीच में एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि क्या हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं एंड ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट कोई मास मूवमेंट स्टार्ट कर दें। तो एक सेक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर्स तो इसके हक में था। क्या ही मैंने ये काटा मटा सा मारा है। तो एक सेक्शन ऑफ लीडर्स तो इसके हक में था भैया कि ब्रिटेन इंटरनेशनली बहुत कमज़ोर है,
ब्रिटेन अपने इंटरनेशनल झोल झमेलों में फंसा हुआ है। हम इस मौके का फ़ायदा उठा के इस टाइम पे एक और मास मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। ब्रिटिश सरकार अपनी पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी एंड हम अपनी मूवमेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे एंड इंडिया को आज़ाद करवा लेंगे। दूसरा सेक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर्स इस फेवर के अप्रोच में नहीं होता। वो कहते हैं यार अगर आप आइडियोलॉजिकली देखो, इंटरनेशनल सीन में हम डिक्टेटरशिप्स को तो नहीं सपोर्ट करना चाहते, हम डिक्टेटरशिप्स की मदद लेके ब्रिटिश को बाहर तो नहीं निकालना चाहते, ये तो डिक्टेटरशिप्स को स्ट्रेंथन करने वाली बात हो जाएगी। आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग तो हम डेमोक्रेसी के फेवर में हैं, आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग तो हम डेमोक्रेसी के फेवर में हैं, तो हमें ब्रिटिश सरकार की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन ये हेल्प हम तभी कर सकते हैं अगर ब्रिटिश सरकार हमें कुछ मीनिंगफुल रिफॉर्म्स देगी। वो हमने देख लिया कि अगस्त ऑफर में उन्होंने कोई मीनिंगफुल रिफॉर्म्स नहीं दिए। अब क्या किया जाए? अब गांधी जी एक इसका इस इम्पैस को ब्रेक करते हैं कि यार हम एक मास मूवमेंट नहीं लॉन्च कर सकते क्योंकि वो इमोरल हो जाएगा, वो डेमोक्रेसीज को वीकन करने का काम करेगा। हम इंटरनेशनली डेमोक्रेसी को वीकन तो नहीं करना चाहते, तो इस टाइम पे मास मूवमेंट स्टार्ट करना ठीक नहीं रहेगा, ऐसा गांधी जी बोलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम ऐसे नहीं कर सकते कि ब्रिटिश सरकार ने जो करना है करती रहे। हमें इंडियंस के रिफॉर्म्स के लिए, इंडियंस के बेनिफिट्स के लिए तो आवाज़ उठानी है। ब्रिटिश सरकार इंटरनेशनली क्या प्रोपेगेंडा कर रही थी कि देखो हम तो इतने एफर्ट्स कर रहे हैं इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए, इंडियंस कुछ नहीं कर रहे हैं, या इंडियंस को तो कोई रिफॉर्म्स पसंद ही नहीं आते हैं एंड इंडियंस पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के इस इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा को अपोज करने के लिए भाई इंडियंस ब्रिटिश पोजीशन से खुश नहीं हैं एंड इंडियंस ब्रिटिश से कुछ मीनिंगफुल रिफॉर्म्स डिमांड कर रहे हैं। इस चीज़ को एक सिंबॉलिक मैनर में लोगों के सामने रखने के लिए, इंटरनेशनल आइज में रखने के लिए गांधी जी डिसाइड करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करने के लिए। कोई मास मूवमेंट नहीं है, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस है, इंडिविजुअल सत्याग्रह सिंबॉलिक था। दी प्राइमरी रीजन इट वाज स्टार्टेड, इसका कोई ये पर्पस नहीं था कि इस इंडिविजुअल सत्याग्रह से हमें स्वराज मिल जाएगा, या इस इंडिविजुअल सत्याग्रह से हमें आज़ादी मिल जाएगी, या इस इंडिविजुअल सत्याग्रह से हमें कुछ ऐसे मीनिंगफुल रिफॉर्म्स मिल जाएंगे। इसका कोई ऐसा लार्जर ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट थी, सिंबॉलिक मूवमेंट थी, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी से खुश नहीं हैं। एट द सेम टाइम हम समझते हैं कि इंटरनेशनली ब्रिटिश सरकार ठीक है इस मौके पे, तो हम ब्रिटिश सरकार की को हिंडर नहीं करना चाहते, लेकिन जस्ट ये दिखाने के लिए कि हम अपोज कर रहे हैं, हम ये सत्याग्रह लॉन्च कर रहे हैं। अब करना क्या है इस इंडिविजुअल सत्याग्रह में? बेसिकली एक इंडिविजुअल एंटी वॉर स्पीच देगा। जब वॉर चल रही है, ब्रिटिश सरकार ने लॉ बनाया कि वॉर में जो ब्रिटेन की पार्टिसिपेशन है या वॉर में जो इंडिया की पार्टिसिपेशन है, उस कंटेक्स्ट में कोई भी लीडर आवाज़ नहीं उठाएगा, उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा कोई पोस्टर लगा दिया कि ये ऐसा क्यों कर दिया है, तो आपके ऊपर टेररिस्ट एक्ट लग जाएगा, सेडिशन के चार्जेस लग जाएंगे। वॉर को क्रिटिसाइज करना एक क्राइम है। इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या किया था, वो सत्याग्रही जिसे महात्मा गांधी पर्सनली चूज करेंगे, पर्सनली अपॉइंट करेंगे, वो एंटी वॉर स्पीच ऑफर करेगा, वो एंटी वॉर भाषण देगा पब्लिकली। उसने लॉ को वायलेट कर दिया, सरकार आएगी उसे अरेस्ट करके ले जाएगी, उसे अरेस्ट हो जाना है। फिर अगला बंदा जाएगा, एंटी वॉर स्पीच देगा, सरकार आएगी उसे अरेस्ट करके ले जाएगी, उसे अरेस्ट हो जाना है। इंडिविजुअल लेवल पे सत्याग्रह ऑफर किया जाएगा। दैट वॉज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह, दैट वॉज द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। अल्टीमेटली ये मूवमेंट विड्रॉ कर ली गई थी एंड क्योंकि मतलब इसकी कोई ऐसा अचीवमेंट थी भी नहीं एंड इसका कोई कुछ बहुत बड़ा अचीव करना इसका पर्पस भी नहीं था, इसका ऑब्जेक्टिव भी नहीं था। तो थोड़ा टाइम ये मूवमेंट चलती है, अल्टीमेटली ये मूवमेंट विड्रॉ कर ली जाती है। लेकिन हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि हु वॉज चूजन टू बी फर्स्ट सत्याग्रही बाय महात्मा गांधी अंडर इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो यहाँ पर आप नाम याद रखेंगे, आचार्य JB कृपलानी। ये एक सेकंड डिलीट कर देते हैं।
तो एंटी वॉज सॉरी JB कृपलानी बोल दिया हमने। आचार्य विनोबा भावे वॉज चूजन एज दी फर्स्ट सत्याग्रही बाय महात्मा गांधी। उनकी अरेस्ट हो जाती है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज चूजन एज सेकेंड सत्याग्रही बाय महात्मा गांधी इन दिस कंटेक्स्ट। जो इसका कंटेक्स्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इट कंटिन्यूड फॉर अबाउट 15 months एंड देन अल्टीमेटली इट वॉज विड्रॉन। अगली जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है दैट वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ क्रिप्स मिशन इन 1942। इसका इंटरनेशनल कंटेक्स्ट क्या है? अब इस टाइम पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका एक इंटरनेशनल कंटेक्स्ट भी है जिसे हमें समझना ज़रूरी है अगर हम प्रॉपरली उस चीज़ को समझना चाहते हैं। 1941 में USA enters Second World War on the side of Britain and France। 1941 में USA एंटर करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। दूसरी पार्टी में कौन है? जर्मनी, इटली एंड जापान, प्राइमरीली ऑल डिक्टेटरशिप्स। USA ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देता है। ये वो टाइम था जब ये पावर्स बैकफुट पे थी, ये पावर्स इंटरनेशनली हार रही थी, ये पावर्स इंटरनेशनली जीत रही थी। तो इन पावर्स के ऊपर बहुत प्रेशर था यार, किस तरह से वॉर जीती जाए, किस तरह से और बंदे फौज में भर्ती किए जाएं, किस तरह से और रिसोर्सेस लेके आए जाएं ताकि हम वॉर में जीत पाएं। तो ये प्रेशर सिचुएशन में थे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे। इस टाइम पे USA, एवर सिंस USA एंटर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट करता है। ब्रिटेन के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं विंस्टन चर्चिल, उनके ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट करते हैं FD रूजवेल्ट के, यार तुम इंडिया को कुछ रिफॉर्म्स क्यों नहीं देते, हमें इंडिया की हेल्प की ज़रूरत है, आप इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करो, आप इंडियंस को दे दो रिफॉर्म्स जो वो मांग रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं मांग रहे हैं। कम से कम उससे इसका एक पॉजिटिव बेनिफिट ये तो होगा कि इंडियन लीडर्स हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे आर्मी स्ट्रांग होगी, हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे, शायद हम इन लोगों को हरा पाएँ। तो आप इंडियंस को रिफॉर्म्स दे क्यों नहीं देते? तो ये इंटरनेशनल सिचुएशन थी। इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजते हैं, ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री होते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उन्हें इंडिया भेजा जाता है इंडियन लीडर्स के साथ डिस्कशंस करने के लिए एंड उन्हें कुछ रिफॉर्म्स ऑफर करने के लिए। उन्हीं प्रपोजल्स को हम बोलते हैं क्रिप्स प्रपोजल्स। जो टीम आती है इंडिया उसे हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रपोजल्स, क्रिप्स मिशन। तो इनके बारे में आप स्टडी करते हैं। British wanted Indian support in the war effort. Moreover, there was international pressure by USA. This led to appointment of the Cripps mission. क्या इसके मेन प्रपोजल्स थे? डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर। ब्रिटिश सरकार क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रॉमिस करते हैं कि आफ्टर द वॉर हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अगस्त ऑफर हमने क्यों रिजेक्ट किया था? क्योंकि उसमें भी जो प्रॉमिस था वो आफ्टर द वॉर था। हमने क्लियरली ये बोल के ऑफर रिजेक्ट किया कि यार हमें आफ्टर द वॉर कुछ नहीं चाहिए, अब बताओ तुम क्या करोगे। ये क्या कर रहे हैं? डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर प्रॉमिस कर रहे हैं। तो अगेन एक्सेप्ट होने वाली बातें तो नहीं कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात की गई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की गई, अगेन आफ्टर द वॉर, जो अगस्त ऑफर में भी इन्होंने बोला था। Constituent Assembly after the war with representatives from British Indian provinces as well as princely states। ये थे क्रिप्स के प्रपोजल्स। मोरओवर एक जो सबसे खतरनाक क्लॉज था जो क्रिप्स मिशन ने इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज प्रोविंशियल ऑप्ट आउट क्लॉज। क्या था ये प्रोविंशियल ऑप्ट आउट क्लॉज? ये कहते हैं कि अगर कोई प्रोविंस डिसाइड करता है कि हमने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन ही नहीं करना, हमें नहीं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना, हमें नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना, हम तो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, हम तो एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो उस प्रोविंस को इजाज़त थी, उस प्रोविंस को इजाज़त थी। आप देख रहे हो किस तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले तो ये भी जो दो प्रोविजंस हैं, डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वॉर। यही प्रोविजंस अगर होते, ये लास्ट प्रोविजन ना भी होता, तब भी क्रिप्स मिशन हमें मंजूर नहीं था। अब तो इन्होंने ये चौथा प्रोविजन भी डाल दिया, प्रोविंशियल ऑप्ट आउट क्लॉज। अब तो कतई हम इस क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम तो भाई तोड़ने की बात कर रहे हो इंडिया को, तुम तो मुस्लिम लीग को अपीज करने की बात कर रहे हो, उनको खुश करने की बात कर रहे हो कि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना ज्वाइन करना। तो हेंस दिस क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रपोजल्स, दे वर रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इंटरेस्टिंगली दे वर ऑल्सो रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दी, कह रहे यार सफिशिएंट प्रोटेक्शन नहीं है, ऐसे थोड़ी है, हमें माइनॉरिटीज़ की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है, हम तो एक सेपरेट नेशन है। 1942 है, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना अपनी 2 नेशन थ्योरी देते हैं कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कोई डिफरेंट कम्युनिटीज़ नहीं है, जस्ट रादर दे आर डिफरेंट नेशंस। तो नेशंस के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, हमें माइनॉरिटी ना ट्रीट किया जाए, हमें तो एज अ सेपरेट नेशन ट्रीट किया जाए ऑन इक्वल स्टेटस विद हिंदूज। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी रिजेक्ट कर देते हैं कि हमें माइनॉरिटीज़ मिनोरिटीज़ ट्रीट कर रहे हो, हमें लाइक प्रॉपर नेशन की तरह आप लोग ट्रीट करो, हम रिजेक्ट करते हैं ये वाले प्रपोजल्स। तो दे वर रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग एज वेल एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट अब आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट पे, जो आज की हमने तीसरी मास मूवमेंट करनी है इंडिया लेवल पे। आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स मिशन फेल हो जाते हैं। महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया होता है 1940 में, क्या सोच के कि यार इंटरनेशनली वॉर चल रही है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, हम ऐसे मास मूवमेंट स्टार्ट कर दें और लाइक डिक्टेटरशिप्स को मदद मिल जाए, डेमोक्रेसीज वीक हो जाएं। हम तो बस इंडिविजुअल सिंबॉलिक सत्याग्रह कर रहे हैं ताकि हम इंटरनेशनली बता पाएँ कि हम खुश नहीं हैं, हम रिफॉर्म्स चाहते हैं। ब्रिटिश सरकार रिफॉर्म्स लेके आती है, रिफॉर्म्स के प्रपोजल्स लेके आती है। क्रिप्स मिशन वो हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब महात्मा गांधी इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ब्रिटिश सरकार बस गोल गोल खेल रही है, हमें कभी ये ऑफर दे दिया, कभी वो ऑफर दे दिया, मीनिंगफुल रिफॉर्म्स ऑफर करने के हक में नहीं है। इनफैक्ट क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को महात्मा गांधी बोलते हैं इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। ये तो पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, ज़रूरत आप लोगों को आज है, आप कह रहे हो कि लाइक वॉर के बाद करवा लेना, वॉर के बाद अगर तुम हार गए क्या पता तुम ही ना बचो, क्रैशिंग बैंक है, तुमने बोल दिया कि 4 लाख रुपया ले लेना वॉर के बाद, क्या पता तब तक तुम 4 लाख रुपया देने के लायक भी हो कि नहीं हो, तुम हार ही जाओ क्या पता। तो ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, तुम आफ्टर वॉर गारंटीज दे रहे हो, तो तुम कुछ मीनिंगफुल रिफॉर्म्स देने के तो हक में नहीं हो, ये मैंने कंक्लूड कर लिया है। अब मौका आ गया है कि एक और मास मूवमेंट स्टार्ट की जाए, एक और मास मूवमेंट स्टार्ट की जाए। तो वो मास मूवमेंट होती है क्विट इंडिया मूवमेंट। आज सच कोई नाम नहीं दिया जाता क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तो आज की डेट में हम बोलते हैं कि इट वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कैसे आती है, मतलब क्यों हम क्विट इंडिया बोलते हैं, उस पर भी आते हैं। सो कांग्रेस गॉट कन्विंस्ड दैट ब्रिटिश आर नॉट सीरियस अबाउट ग्रांटिंग मीनिंगफुल रिफॉर्म्स। तो 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बॉम्बे में मीटिंग होती है। इस मीटिंग में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास की जाती है। इस मीटिंग में गांधी जी स्पीच देते हैं जिसमें वो ब्रिटिश को बोलते हैं दैट दे शुड रिस्पेक्टफुली लीव इंडिया, दे शुड सिंपली क्विट इंडिया। ब्रिटिश का एक प्लान होता है कि यार अगर हम लोग चले गए तो तुम लोग तो आपस में लड़ मत जाओगे, तुम लोग तो आपस का एक दूसरे का खून कर दोगे, इंडिया में त्राही फैल जाएगी, इंडिया में टोटल अनार्की फैल जाएगी। तो इस स्पीच में गांधी जी स्पेसिफिकली इस चीज़ को एड्रेस करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ब्रिटेन इंडिया को छोड़ दे अपने हाल के ऊपर। अगर इंडिया में अनार्की भी आ जाएगी, वो अनार्की वुड स्टिल बी बेटर दैन ऑर्गेनाइज्ड अनार्की बीइंग परपिट्रेटेड। कि जो ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेसिव सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड अनार्की इस्टेब्लिश की हुई है, उस अनार्की से तो भाई हमारी अनार्की अच्छी है, हम देख लेंगे अपने आप में कैसे करना है। यहीं पर वो अपनी डू एंड डाई वाली स्पीच भी देते हैं कि हम लोग या तो इंडिया को आज़ाद करवाएंगे या इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंडिया आज़ाद अपनी जान दे देंगे।
तो डू एंड डाई स्पीच ऑफ महात्मा गांधी बहुत फेमस स्पीच है, इसी मीटिंग के कंटेक्स्ट में दी जाती है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया जाता है, डू और डाई की स्पीच देते हैं। जब महात्मा गांधी इतने अग्रेसिव पोस्चर में होते हैं, इतने मतलब रिमार्केबली चेंज सा एटीट्यूड होता है, वो कभी इस तरह की बातें करते नहीं है कि नॉन वायलेंस, मतलब तुम तो बाहर निकल ही जाओ, अगर वायलेंस भी हो जाए तो मेरे को टेंशन नहीं है। लेकिन अब महात्मा गांधी वो वाली बातें कर रहे थे। तो ऑन दी मॉर्निंग ऑफ 9 अगस्त क्या होता है, जैसे ही कांग्रेस लीडर्स घर जाते हैं, गांधी जी ये बोल के जाते हैं कि हम कल फिर आएंगे, कल मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है। ये जो हम सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, ऑल इंडिया मूवमेंट लॉन्च करेंगे, उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है, वो जो सारा एजेंडा है मैं कल आपसे आके डिस्कस करता हूँ। लेकिन अगले दिन का सूरज देखने का टाइम ही नहीं मिला। ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 8th and 9th अगस्त सारे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, सबको, मतलब सोए लीडर्स को वो अरेस्ट करके ले जाते हैं। लाइक 9th को कोई लीडर बचता ही नहीं है जो लोगों को गाइड कर पाए। लेकिन सबने महात्मा गांधी की 8 अगस्त वाली स्पीच सुन ली थी कि ब्रिटिश शुड लीव इंडिया एंड हम इंडिया को आज़ाद करवाएंगे या इन द प्रोसेस ऑफ आज़ादी हम मर जाएंगे। एंड गांधी जी ने इनफैक्ट उस स्पीच में ये तक बोल दिया था, द अपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस, वो ये भी बोल देते हैं कि मैं तो आपसे आज की डेट में अहिंसा भी नहीं डिमांड करता, बस ब्रिटिश का बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। जो वायलेंस हम कमिट करते हैं वो तो स्टिल बेटर है एज़ कम्पेयर टू ये जो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस ब्रिटिश कमिट कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट। तो कुछ भी करके ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकालना है। अगले दिन एजेंडा देने के लिए तो गांधी जी बचे नहीं हैं, उन्हें तो अरेस्ट करके ले गए हैं। लोगों ने एक स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन सा स्टार्ट कर दिया जिसे हम बोलते हैं अगस्त क्रांति। On the 8th and 9th August, government arrested all the important leaders, including महात्मा गांधी। तो एक पॉपुलर मूवमेंट सी स्टार्ट हो गई, एक मास मूवमेंट सी स्टार्ट हो गई विदाउट द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी, विदाउट प्रॉपर लीडरशिप बाय महात्मा गांधी, बिकॉज ही वॉज इन जेल, जिसे हम बोलते हैं अगस्त क्रांति। ये फाइनल स्ट्रगल फॉर विक्ट्री होती है, ये फाइनल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस होती है। तो काफ़ी सारे न्यूमरस वायलेंट इंसिडेंट्स भी होते हैं, कहीं कुछ लोग भी वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं। महात्मा गांधी उन वायलेंट एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज करने से मना कर देते हैं। ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को अप्रोच करती है कि देखो 1922 में जब चौरी चौरा हुआ था, एक वायलेंट इंसिडेंट हुआ था, आपने पूरी मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी थी, अब इतनी वायलेंस कमिट की जा रही है, आप अपनी मूवमेंट क्यों नहीं कॉल ऑफ करते। वो कहते मैं नहीं करूँगा, वायलेंस होती है तो होए, मूवमेंट वापस नहीं की जाएगी। इनफैक्ट वो जो उन्होंने 8 अगस्त को स्पीच दी होती है, उस स्पीच में भी महात्मा गांधी स्पेसिफिकली बोलते हैं कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लोग नॉन वायलेंट मैनर में ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज करोगे, लेकिन अगर तुम मेरी अहिंसा की बाउंड्रीज को उल्लंघते भी हो, उसे वॉयलेट भी करते हो, तब भी मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं मूवमेंट वापस नहीं लूँगा। तो जब सरकार इन्हें बोलती है कि यार आप मूवमेंट वापस क्यों नहीं ले रहे हो, आप क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं कर रहे हो, इतनी वॉयलेंट इंसिडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा, मैं मतलब तुम लोगों का बाहर जाना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी तरह से अगर तुम बाहर जाते हो तो मैं उसके सपोर्ट में हूँ। तो बिकॉज द फ्रंट लाइन लीडरशिप वॉज ऑल अरेस्टेड, एक अंडरग्राउंड लीडरशिप इमर्ज होती है इस टाइम पे, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप इमर्ज होती है। ऑफ कोर्स अरेस्ट से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं, सीक्रेट हो जाते हैं। राम मनोहर लोहिया, SM जोशी, JP नारायण, इवेंचुअली JP मूवमेंट भी लीड करते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में, इमरजेंसी के टाइम में, मतलब 1970s में। तो उस टाइम के जो सोशलिस्ट लीडर्स होते हैं, राम मनोहर लोहिया, SM जोशी, JP नारायण, ये अंडरग्राउंड मैनर में सैबोटैज एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाते हैं। कहीं टेलीग्राफ लाइंस उड़ा दी, कहीं ब्रिज उड़ा दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। तो इस तरह से वॉयलेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं। Women came to forefront because all the frontline male leaders of the Congress they were arrested. Women came to the forefront. अब यहाँ पर 2-3 women leaders का आप नाम याद रखेंगे। सुचेता कृपलानी, she led the non-violent movement. अरुणा असफ अली, she participated in the underground sabotage movement. वो जो अंडरग्राउंड सीक्रेट एक्टिविटीज चल रही थी, वॉयलेंट मूवमेंट चल रही थी, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंड एक इंटरेस्टिंग इंस्टांस है हमारे पास उषा मेहता का। इन्होंने कांग्रेस रेडियो स्टार्ट किया।
काफ़ी टाइम तक अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो, काफ़ी टाइम तक तो सरकार को पता ही नहीं चला कि ये रेडियो कहाँ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस रेडियो की मदद से लोगों से कम्युनिकेट करते थे, लोगों को बताते थे कि ऐसा करो, इस तरह से हमने मतलब उनमें जोश भरते थे कि ब्रिटिश को हमने बाहर भगा देना है। तो बड़ी मुश्किल से सरकार अल्टीमेटली तो सरकार को पता लगी गया, लेकिन बहुत मुश्किल से वो इन्हें अरेस्ट कर पाए। तो ये 3 नाम आप याद रखेंगे, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली एंड उषा मेहता। तो विमेन लीडर्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और भी थी क्विट इंडिया मूवमेंट की। आइसोलेटेड पॉकेट्स में, इंटीरियर ऑफ इंडिया में, रूरल इंटीरियर्स में ऐसे इंस्टेंसेस मिले कि लोगों ने ब्रिटिश अथॉरिटी को टोटली ओवर पावर कर दिया। लेट्स से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे व्हाट वाज द विजिबल फेस ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस, डीसी का ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस। कलेक्टर के ऑफिस में जाके कब्जा कर लिया, कलेक्टर को मार दिया, वहाँ पर इंडिया कांग्रेस का झंडा लहरा दिया। एसपी का ऑफिस, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स, वहाँ जाके कब्जा कर लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा लहरा दिया। तो इस तरह से वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में कुछ नेशनल गवर्नमेंट, सो कॉल्ड नेशनल गवर्नमेंट्स बनी। लोकल लीडर्स ने, लोकल पार्टिसिपेंट्स ने जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ओवर पावर कर लिया एंड अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। आज से हम आज़ाद हैं, हमारी नेशनल सरकार है। तो काफ़ी आइसोलेटेड पॉकेट्स में ऐसी नेशनल सरकारें बनी। अब इनके कुछ नाम इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल, इन तमलुक डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल ये सरकार बनी। इन सतारा रीजन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना पाटिल ऐसी नेशनल सरकार बनी। इसे जातीय सरकार या प्रांतीय सरकार भी बोलते हैं। यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में चित्तू पांडे की लीडरशिप में ऐसी एक जातीय सरकार बनी। तो काफ़ी पार्ट्स ऑफ इंडिया में इस तरह से जातीय सरकार या प्रांतीय सरकार बन रही हैं, जहाँ पर लोगों ने कंप्लीट अपनी एक ऑटोनॉमस मोबिलाइजेशन की मदद से कंप्लीट ओवरथ्रो ऑफ कॉलोनियल अथॉरिटी कर दिया। अब फिर जब ये मूवमेंट इतनी सक्सेसफुली चल रही है, अंडरग्राउंड सैबोटाज एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं, नेशनल गवर्नमेंट्स बन रही है, तो अल्टीमेटली ये मूवमेंट विड्रॉ कैसे होती है? जैसे जैसे, अब ये कॉमन एक्सप्लेनेशन है किसी भी मास मूवमेंट के लिए, जैसे जैसे मूवमेंट आगे टाइम में आगे बढ़ती है, लोगों का जोश कम होता रहता है। सरकार के पास इमेंस रिसोर्सेज हैं, सरकार के पास वॉर टाइम एमरजेंसी पावर्स हैं, ना हथियारों की कमी, ना पैसों की कमी, ना पावर्स की कमी। तो सरकार इमेंस रिप्रेशन कंडक्ट कर रही है लोगों के ऊपर। एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया, फाइटर एयरक्राफ्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया है लोगों की मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। आर्मी का इस्तेमाल तो नॉर्मल सी बात है, पुलिस का इस्तेमाल, आर्मी का इस्तेमाल तो नॉर्मल सी बात है। एयरफोर्स का भी इस्तेमाल किया गया है लोगों की डेमोन्स्ट्रेशंस को सप्रेस करने के लिए। जब इतनी ज़्यादा रिप्रेशन किया जा रहा हो तो धीरे धीरे करके लोगों का जोश कम होना स्वाभाविक सी बात होती है। तो अल्टीमेटली द मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी इन 1944। ये वो टाइम भी था जब इंटरनेशनली ब्रिटेन की पोजीशन स्ट्रांग हो रही थी। जो ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए थे, रशिया थे, यूएसए साथ थे, ये जीत रहे थे। तो क्योंकि ये विनिंग साइड पे थे, इनको था कि यार चलो अब थोड़े से रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, नेगोशिएशंस ओपन की जाएं। तो गांधी जी 1944 में मूवमेंट कॉल ऑफ कर देते हैं एंड उसके बाद नेगोशिएशंस का दौर स्टार्ट होता है। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में डिस्कशन स्टार्ट होती हैं कि अब किस तरह से पावर ट्रांसफ़र की जाए। What is the real significance of the क्विट इंडिया मूवमेंट? कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न अचीव हो जाता है। अब इस मूवमेंट के बाद हम आज़ादी को बार्गेन नहीं मानेंगे, मतलब आज़ादी के लिए बार्गेन नहीं करेंगे, ये नहीं डिस्कस करेंगे कि क्या आज़ादी मिलेगी या उससे एक स्टेप कम आज़ादी ही मिलेगी। ओनली थिंग दैट इज़ लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड इज कब और कैसे। आज़ादी वॉज नॉट द मैटर ऑफ बार्गेन, मिलेगी तो आज़ादी ही, कब और कैसे, बस ये सवाल बचा है। That's the real significance of Quit India movement. It was the final attempt for independence. It was a point of no return. The future negotiations would only be on the manner of transfer of power. Independence was not a matter of bargain now. So that's the real significance of the Quit India movement.
अब हम डिस्कस करेंगे एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड को हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, दैट वाज द इंडियन नेशनल आर्मी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, जैसे हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के केस में किया था, थोड़ा सा पीछे से रेफरेंस लेते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो हमने बहुत ग्रैंड प्लान्स बनाए थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो हम ब्रिटेन के दुश्मनों का साथ लेके एक इंडिया में ऑल इंडिया रिवोल्ट कर देंगे एंड इंडिया को आज़ाद बना देंगे। कुछ उसी लाइन के एक्सपेरिमेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी हुए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है तो जापान की मदद से एक इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज करने का इनिशिएटिव लिया जाता है। आइडिया ये होता है कि हम जापानीज़ की मदद से एक आर्मी रेस करेंगे एंड ब्रिटेन को इंडिया से बाहर भगा देंगे, ब्रिटेन को इंडिया में डिफीट कर देंगे एंड इंडिया को आज़ाद करवा लेंगे। तो दुश्मन के दुश्मन की मदद लेके इंडिया को आज़ाद करवाने की कोशिश। अब इस कंटेक्स्ट में हाउ वाज दिस एक्सपेरिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स डन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ज़्यादा प्रोलॉन्ग था, ज़्यादा ऑर्गेनाइज था एंड ज़्यादा सक्सेसफुल भी था उन एक्सपेरिमेंट्स के कंपैरिजन में। डिटेल्स इसकी डिस्कस करते हैं, किस तरह से इंडियन नेशनल आर्मी बनती है। इट वॉज फॉर्म्ड इन सितंबर 1942 इन टोक्यो, जापान, यूजिंग इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर टेकन बाय जापानीज इन वर्ल्ड वॉर II। जापानीज आर्मी के ही ऑफिसर होते हैं मेजर फुजीहारा। वो ये आइडिया रियलाइज़ करते हैं कि हमने बहुत सारे इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर ले लिए हैं। इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहाँ से आए? ये इंडिया, ये यहाँ पर म्यांमार, बर्मा, नीचे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, आगे यहाँ पर थाईलैंड एंड वियतनाम, इधर ऊपर जाके चाइना एंड जापान। जापान 1941 में 1941 में इस रीजन में एक्सपैंड करना स्टार्ट करता है। 1942-43 आते आते उन्होंने ये सारा रीजन अपने कंट्रोल में ले लिया। दिस एंटायर इलाका, चाहे वो आज की डेट का वियतनाम है, चाहे वो इंडोनेशिया है, चाहे वो मलेशिया, सिंगापुर, ये सारा रीजन जापानीज़ ने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब मलेशिया, सिंगापुर, ये ब्रिटिश कॉलोनीज थी। यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स स्टेशन थे, ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स स्टेशन थे। तो जब जापानीज़ यहाँ आते हैं तो ब्रिटिश ऑफिसर्स तो विड्रॉ कर लेते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स तो निकल जाते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं ये इंडियंस को, इंडियन सोल्जर्स को। उन सभी सोल्जर्स को जापानीज़ आर्मी अरेस्ट कर लेती है। अब जापानीज़ आर्मी के ऑफिसर होते हैं, वो कहते हैं कि यार हम इन इंडियंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें बोल सकते हैं कि यार तुम एक अपनी आर्मी बना लो एंड उसी आर्मी की मदद से तुम अपने देश को आज़ाद करवा लो। ये आइडिया ऐसा नहीं है कि जापानीज़ ऑफिसर्स ने ही सोचा, इंडिया के भी कुछ जापानीज़ इंडियन आर्मी के कुछ इंडियन ऑफिसर्स थे, वो भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। कैप्टन मोहन सिंह who was a member of British Indian Army, जिसे अरेस्ट कर लिया गया था, कैप्टन मोहन सिंह ने भी यही चीज़ सोची। ज्ञानी प्रीतम सिंह, वो भी इसी तरह से इस आइडिया को नरिश करते हैं। रास बिहारी बोस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के जो क्रांतिकारी थे, वो जापान में सेटल्ड थे, वहाँ पर वो भी इसी आइडिया को नरिश कर रहे होते हैं। तो इतने सारे लोगों की प्लानिंग का पार्ट होता है इंडियन नेशनल आर्मी। मेजर फुजीहारा फ्रॉम द जापानीज आर्मी, कैप्टन मोहन सिंह ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, ज्ञानी प्रीतम सिंह, रास बिहारी बोस, इनका ब्रेन चाइल्ड होता है द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। Ultimately, this idea was approved by Japanese Prime Minister General Tojo. जनरल टोजो उनके मिलिट्री कमांडर होते हैं, मतलब, एंड ही वॉज फंक्शनिंग एज द प्राइम मिनिस्टर एज वेल। डिक्टेटरशिप थी, सारी पावर मिलिट्री के हाथ में थी। द आइडिया वॉज अप्रूव्ड बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर जनरल टोजो एंड इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होना था? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज फॉर्म्ड बाय रास बिहारी बोस। ये क्यों बनी? इसका क्या पर्पस था? ये कहते हैं कि एक आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ कंट्री होती हैं, उन आर्म्ड फोर्सेस, हम नहीं चाहते कि कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम हम स्टार्ट करें। सभ्य देशों की क्या सिस्टम होता है कि हर आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए एक सिविलियन आर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है। सिविलियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है आर्म्ड फोर्सेस को।
तो हम क्या करेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाएंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ रास बिहारी बोस। ये फंक्शन करेगी एज अ सिविलियन आर्म कंट्रोलिंग द आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी बनती है अंडर द कमांडर इन विद कैप्टन मोहन सिंह एज कमांडर इन चीफ, अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन मोहन सिंह। 3 ब्रिगेड्स बनती हैं, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, एंड इंडियन नेशनल आर्मी अपने ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। आइडिया क्या होता है? आइडिया वही होता है कि हम मलेशिया वाले रीजन से स्टार्ट करेंगे, ऊपर बर्मा की तरफ जाएंगे एंड अल्टीमेटली इंडिया में एंटर करेंगे, इंडिया को आज़ाद करवाएंगे। जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जब ये फैसले लिए जाते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बन गई है, इंडियन नेशनल आर्मी बन गई है, ऑपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं, अपना इन्होंने हेड क्वार्टर खोल लिया है सिंगापुर में। अब ये सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट करते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी 2 फेजेस में डेवलप होती है। फर्स्ट फेज में सुभाष चंद्र बोस वॉज नॉट एट ऑल इन्वॉल्व। हमने अभी इतनी डिस्कशन की है, सुभाष चंद्र बोस का तो नाम भी नहीं आया। कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह, रास बिहारी बोस, मेजर फुजीहारा। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट करती है कि आप एशिया में आकर इस इंडिपेंडेंस लीग का, इस इंडियन नेशनल आर्मी की लीडरशिप अज्यूम करो। उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में होते हैं, बर्लिन में होते हैं, हिटलर से बात कर रहे होते हैं कि किस तरह हमारी फ्रेंडशिप हो सकती है, किस तरह से हम ब्रिटेन को हरा सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस वॉज इन्वाइटेड टू एशिया टू टेक द लीडरशिप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड इंडियन नेशनल आर्मी। अभी उस चीज़ में टाइम लगेगा। इन द मीनवाइल कि अपने सिंगापुर में हेडक्वार्टर्स खोलते हैं, माउंट प्लेजेंट में, मतलब उस जैसे शिमला में माल रोड है, फेमस द मॉल रोड, वहाँ पर इंडियंस की एंट्री भी अलाउड नहीं थी एक ज़माने में। उसी तरह थे सिंगापुर में माउंट प्लेजेंट वाला जो एरिया था, वहाँ पर एशियंस की एंट्री भी अलाउड नहीं थी। वहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर्स खोले जाते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड इंडियन नेशनल आर्मी अपने न्यूज़पेपर स्टार्ट करती है, वॉइस ऑफ इंडिया, आज़ाद हिंद, स्वतंत्र भारत। तो इस तरह से मतलब प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, आर्मी एक्शन भी चल रहा है एंड इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इन दी मीनवाइल सुभाष चंद्र बोस को इंडिया इनवाइट कर लिया गया है। जब ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं तो कैप्टन मोहन सिंह एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जापानीज आर्मी इंडियन नेशनल आर्मी को रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करती। इंडियन नेशनल आर्मी लड़ना चाहती है, उन्हें लड़ने का काम नहीं दिया जाता, उन्हें ऐसे ऑक्सिलरी रोल्स दे देते हैं कि आप सप्लाई करते रहो, आप हमें ये प्रोवाइड कर दो, लड़ हम लेंगे। एंड इंडियन सोल्जर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी को रिस्पेक्टफुली ट्रीट भी नहीं किया जाता। तो कैप्टन मोहन सिंह अब एक स्टैंड ले लेते हैं, जापानीज आर्मी को बोलते हैं, भाई तुम्हारी मदद से हमने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई ज़रूर है, लेकिन हम आगे तभी प्रोसीड करेंगे जब आप हमें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे, हमें एक आज़ाद देश की आज़ाद आर्मी की तरह ट्रीट करो, अलाइड आर्मी की तरह ट्रीट करो, तब तो हम पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपने छोटे मोटे तुच्छ काम करवाने के लिए, मीनियल काम करवाने के लिए हमारे सोल्जर्स को इस्तेमाल करना है तो हमें ये चीज़ मंजूर नहीं है। ऐसा तो आप किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर से करवा सकते हो, ये इंडियन नेशनल आर्मी थोड़ी ये काम करेगी। तो कैप्टन मोहन सिंह क्या करते हैं, मतलब जब जापानीज रिलेंट नहीं करते हैं, वो इंडियन नेशनल आर्मी को ही डिसॉल्व कर देते हैं। डिफरेंसेस विद जापानीज ऑफिसर्स विद रिस्पेक्ट टू रोल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड स्टेटस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लेड टू डिसोल्यूशन ऑफ INA बाय कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह कहते हैं कि यार मुझे तुम्हारी इंटेंशंस पे शक हो रहा है, तुम हमें रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर नहीं रहे हो, तो मैं इंडियन नेशनल आर्मी को ही डिसॉल्व कर रहा हूँ, अब अकेले लड़ते रहो। सिचुएशन रिवाइव किस तरह से की जाती है, जब सुभाष चंद्र बोस एशिया आते हैं एंड वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की लीडरशिप लेते हैं, तो इंडियन नेशनल आर्मी को रिवाइव किया जाता है। तो पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, उनकी बैकग्राउंड स्टडी कर लेते हैं। ही बिलोंग टू द लेफ्ट विंग विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस के सोशलिस्ट लीनिंग के नेता थे, जो ग्रुप था उस ग्रुप को बिलोंग करते थे सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, JP नारायण, ये सारे लेफ्ट विंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे, सोशलिस्ट लीनिंग के लीडर्स थे। ही कंसिडर्ड CR दास
एज हिज मेंटर। जो स्वराज पार्टी के फाउंडर थे CR दास, उनको अपना ये पॉलिटिकल गुरु मानते थे। ही वॉज इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1938। ही वॉज फर्दर इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1939। लेकिन यहाँ पर इनके थोड़े डिफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं महात्मा गांधी के साथ। इम्पॉर्टेंट है ये 1938 का त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कहाँ होता है सेशन? त्रिपुरी में। यहाँ पर महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं कि काफ़ी सारे कांग्रेस लीडर्स आपकी पॉलिसीज से खुश नहीं हैं। ये लेफ्ट विंग ऑफ कांग्रेस को बिलोंग करते थे। कांग्रेस के अंदर एक राइट विंग भी एग्जिस्ट करता था। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि 1937 में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट था, वो भी लेफ्ट विंग का बंदा था। 1938 में आप प्रेसिडेंट थे, आप भी लेफ्ट विंग के बंदे हो। तो जो राइट विंग लीडर्स ऑफ द कांग्रेस हैं वो आपकी पॉलिसी से खुश नहीं हैं एंड काफ़ी टाइम से आप ही प्रेसिडेंट बने आ रहे हो। 1939 में आप मतलब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना करो, आप किसी एक न्यूट्रल से बंदे को हम प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस इस बात पे कहते हैं कि यार मतलब कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन ही इस तरह से एक्ट करता है कि जो इलेक्शन में जीतेगा वो प्रेसिडेंट बनेगा। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आप अपना बंदा, जिस बंदे को आप बनाना चाहते हो, उसे आप इलेक्शन में खड़ा कर दो। मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। अगर ज़्यादा कांग्रेस लीडर्स आपके बंदे के फेवर में हुए वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, अगर मेरे फेवर में हुए तो मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँगा। तो 1939 के प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती हैं। महात्मा गांधी स्पेसिफिकली ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि वोट फॉर, अब वो पर्सन कौन होते हैं? पत्ताभी सीतारमैया, नाम याद रखेंगे आप। गांधी जी कहते हैं वोट फॉर पत्ताभी सीतारमैया इज वोट फॉर मी, वोट अगेंस्ट पत्ताभी सीतारमैया इज वोट अगेंस्ट मी। कि अगर आप पत्ताभी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे हो तो आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो, नहीं तो मैं मान लूँगा कि आप मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। इस हद तक मतलब गांधी जी ने पत्ताभी सीतारमैया को सपोर्ट किया। ओपोजिशन में थे सुभाष चंद्र बोस। इलेक्शंस होते हैं, सरप्राइजिंगली सुभाष चंद्र बोस इलेक्शंस जीत जाते हैं, पत्ताभी सीतारमैया इलेक्शन हार जाता है। गांधी जी अब इसे थोड़ा सा पर्सनली ले लेते हैं। ही ट्रीट्स दिस इवेंट एज अ पर्सनल डिफीट। वो फिर क्या कहते हैं कि जितने भी उनके सपोर्टर्स वगैरह होते हैं उनको बोल देते हैं भाई तुम लोग रिज़ाइन कर दो। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जितने भी गांधीयन सपोर्टर्स होते हैं वो सबको बोल देते हैं तुम रिज़ाइन कर लो। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि यार ये तो कोई बात नहीं बनी कि अब मैं इलेक्शन जीत गया हूँ तो आप पार्टी मेरे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हो, आप कांग्रेस के अंदर ही नॉन कोऑपरेशन चल रही है। तो गांधी जी कहते हैं यार तू इलेक्शन जीता है, फिर तू अपने बंदे अपॉइंट कर ले, तूने मेरे बंदों से क्या लेना है, तूने जिसको अपॉइंट करना है कर ले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। अब सुभाष चंद्र बोस टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि पॉपुलर लेवल पे तो गांधी जी की पॉपुलैरिटी है। अगर लोगों में जाके हमने कोई काम करवाना है या इस तरह से मान लो कोई मास मूवमेंट लॉन्च करनी है तो अगर गांधी जी बोलेंगे तभी मास मूवमेंट लॉन्च होगी, मेरे कहने से मास मूवमेंट नहीं लॉन्च होंगी। यही एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी था। सुभाष चंद्र बोस 1939 में, दिसंबर 1939 में सेशन हुआ है, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हम मौके का फ़ायदा उठा के एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दें, एक मास मूवमेंट स्टार्ट कर दें और ब्रिटिश को हरा दें। गांधी जी इस चीज़ के फेवर में नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्ट करो। तो गांधी जी कहते कर ले स्टार्ट, मैंने कब मना किया, मैं तो नहीं पार्टिसिपेट करूँगा। तो काफ़ी डिफरेंसेस क्रिएट हो गए बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अपने सपोर्टर्स को बोल देते आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी से रिज़ाइन कर लो, इसको जैसे काम करना है उसको वैसे काम करने दो। सुभाष चंद्र बोस इवेंचुअली रियलाइज़ करते हैं कि गांधी जी की सपोर्ट के बगैर या गांधीयन सपोर्टर्स के बगैर, जो सरदार पटेल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर कांग्रेस को चलाना इम्पॉसिबल है। तो हार के वो कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप की पोस्ट से ही रिज़ाइन कर देते हैं कि छोड़ो मेरे को नहीं बनना प्रेसिडेंट। तो उनकी जगह पर प्रेसिडेंट कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ 1939 कांग्रेस। अब यहाँ पर अगेन कंफ्यूज नहीं होना, सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट खड़ा कौन था? पत्ताभी सीतारमैया। इलेक्शन जीता कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इवेंचुअली रिज़ाइन कर देते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट, नया प्रेसिडेंट कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कुछ टाइम तो सुभाष चंद्र बोस विद इन दी कांग्रेस रहते हैं, कोशिश करते हैं अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करने की, लेकिन वो रियलाइज़ करते हैं कि कांग्रेस में बात नहीं बनेगी। वो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं इन 1939।
कुछ टाइम तक तो फॉरवर्ड ब्लॉक विद इन दी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही होती है। अल्टीमेटली वो कहते हैं यार कांग्रेस में मेरी सुन तो रहा नहीं कोई, तो फॉरवर्ड ब्लॉक को एज अ सेपरेट पार्टी क्रिएट कर देते हैं डिफरेंट फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1940 में, अब त्रिपुरी सेशन हो गया, ये सारा एपिसोड हो गया। 1940 में सुभाष चंद्र बोस की एक्टिविटीज़ के ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही थी, क्योंकि वो तो ओपनली बोलते थे कि हम ब्रिटिश को अपोज करते हैं, हम जर्मनी की हेल्प ले लेते हैं, हम जापान की हेल्प ले लेते हैं। तो इनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। इन्हें हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था कलकत्ता में, लेकिन ये 1940 में हाउस अरेस्ट से भाग जाते हैं, अपना लाइक बहरूपिया सा बन के ये निकल जाते हैं हाउस अरेस्ट से। अल्टीमेटली ही रीच जर्मनी जाके ये हिटलर से मिलते हैं, हिटलर के ऑफिसर से मिलते हैं एंड कोशिश करते हैं कि इनकी हेल्प इनलिस्ट करवाई जाए इन दी कॉज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। लेकिन जर्मनी में इनका जो मिशन होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता, हिटलर को ज़्यादा सपोर्ट करने के हक में नहीं होता। लेकिन फिर भी जर्मनी में जो डेवलपमेंट्स हुई वो इंपॉर्टेंट है। ही मेट हिटलर टू सीक द सपोर्ट ऑफ फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। ही फॉर्म्ड फ्री इंडिया सेंटर इन जर्मनी in 1941 and raised an Indian Legion with 45,000 Indian prisoners of war. ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स यूरोप में भी लड़ रहे थे, उनको हिटलर ने हराया था, उनको बंदी बनाया था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाया था। तो उनकी मदद से, मतलब उनकी सपोर्ट से ये इन्होंने इंडियन लीजन क्रिएट किया जर्मनी में। ही वॉज कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ नेताजी। वहीं पे इन्हें इनके ऊपर टाइटल, जैसे हम बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दिस टाइटल वॉज कॉन्फर्ड ऑन सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, जन गण मन, आज़ाद हिंद रेडियो एंड आज़ाद न्यूज़पेपर ये स्टार्ट किया गया। जय हिंद वॉज एक्सेप्टेड एज द नेशनल सल्यूट, जन गण मन वॉज अडोप्टेड एज द नेशनल एंथम, आज़ाद हिंद रेडियो इस्टेब्लिश किया गया, आज़ाद न्यूज़पेपर इस्टेब्लिश किया गया। जब ये मतलब ये जर्मनी में ये सारी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इस टाइम पे इन्हें इनविटेशन आता है राश बिहारी बोस से कि आप एशिया आके इंडियन नेशनल आर्मी की लीडरशिप अज्यूम करो। यहाँ तो आपने जो काम करना था कर दिया, एक इंडियन लीजन क्रिएट कर दिया, एक इंडियन आर्मी क्रिएट कर दी है। अब एशिया में हमने जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई है, आप उसकी लीडरशिप अज्यूम करो। तो हियरिंग अबाउट दैट वो डिसाइड करते हैं कि कि एशिया आया जाए। वो हिटलर को रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मुझे जापान ही ट्रांसपोर्ट कर दो, अगर वैसे मैं जाऊंगा तो ब्रिटेन मुझे अरेस्ट कर लेगा। तो जर्मन सबमरीन्स में, जर्मन एंड जापानीज सबमरीन्स में ये जापान पहुंचते हैं। जापान पहुंच के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, उनसे अश्योरेंस लेते हैं कि भाई यार पिछली बार तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया, तुमने इंडियन नेशनल आर्मी को रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं किया। अब मैं इंडियन नेशनल आर्मी को रिवाइव कर सकता हूं, लेकिन मेरे को गारंटी चाहिए कि आप हमें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे, आप इंडियन इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करोगे एंड इवेंचुअली आप इंडिया पे जब अटैक करोगे इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाओगे। तो जब वो अश्योर करते हैं, जनरल टोजो ने इंश्योर करते हैं कि यार ठीक है टेंशन ना लो, पिछली बार बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, अगली बार हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, इस बार हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो ये बैंकॉक जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं एंड इंडियन नेशनल आर्मी की लीडरशिप अज्यूम करते हैं। ही रीनेम्ड इंडियन नेशनल आर्मी एज आज़ाद हिंद फौज। 3 ब्रिगेड्स उसमें पहले ही थे, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। अब ये 2 यूनिट्स, नए यूनिट्स रेस कर देते हैं, सुभाष ब्रिगेड एंड रानी झांसी ब्रिगेड। वैसे अपने नाम पे नहीं करते, वो तो एक गुरिल्ला यूनिट क्रिएट करते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं वो उसे नाम दे देते हैं सुभाष ब्रिगेड। एक वो एक्सक्लूसिव विमेंस ब्रिगेड ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका वो नाम देते हैं रानी झांसी ब्रिगेड। तो इस तरह से एक सेकंड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है इंडियन नेशनल आर्मी का। ही अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। कहते हैं कि इंडिया जब आज़ाद होगा सो होगा। आज की डेट में हम एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बना ही देते हैं, जब आज़ाद होगा यही सरकार अपना इंडिया में जाके फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एग्जाइल है। इन फैक्ट यही जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इट वॉज रिकग्नाइज्ड बाय सो मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, इटली, जापान एंड जितने भी इनके फ्रेंड्स थे, ये रिकग्नाइज करते हैं इस सरकार को एज लीगल इंडियन सरकार वर्किंग इन एग्जाइल।
तो इस तरह से ये कहानी स्टार्ट होती है आगे के एक्शंस की, आगे के आर्म्ड एक्शन की। तो ये इस टाइम पे नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कि कोई भी जो मूवमेंट है वो बिना खून के, बिना सेक्रीफाइसेस के सक्सेस नहीं हो सकती है। तो मैक्सिमम इंडियंस पार्टिसिपेट करें। अगर इंडिया को आज़ाद कराने के प्रोसेस में हमारी जान भी चली जाती है तो हम जान भी दे सकते हैं। तो ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं। द गवर्नमेंट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्सिस पावर्स। एक्सिस पावर्स वही जर्मनी, इटली एंड जापान, दे वर नोन एज एक्सिस पावर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापानीज हैंडेड ओवर द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार टू सुभाष चंद्र बोस। ये इन आइलैंड्स को रीनेम करते हैं एज शहीद एंड स्वराज। इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली, मतलब लास्ट कुछ सालों में ही, अंडमान एंड निकोबार के कुछ फेमस आइलैंड्स हैं, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, रॉस आइलैंड, इन आइलैंड्स को रीनेम किया है एज शहीद आइलैंड, स्वराज आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ये इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए, क्योंकि 1940s में जापानीज़ ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ब्रिटेन को हरा के इंडियन नेशनल आर्मी को हैंडओवर कर दिए थे। सुभाष चंद्र बोस इन आइलैंड्स को रीनेम कर देते हैं एज शहीद एंड स्वराज आइलैंड। वंदे मातरम पहले मतलब डिस्कशन चल रही थी, वंदे मातरम को एज नेशनल सॉन्ग, एज अ कौमी सॉन्ग अडॉप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम मेंबर्स को ऑब्जेक्शन थी इन अडॉप्टिंग वंदे मातरम। तो उनके सेंटीमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए सुबह सुख चैन की बरखा बरसे, इट वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल सॉन्ग। आज़ाद हिंद बैंक इस्टेब्लिश किया गया। हेड क्वार्टर्स वर शिफ्टेड फ्रॉम सिंगापुर टू रंगून। अब सिंगापुर से हम इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हेड क्वार्टर पहले शिफ्ट किया गया फ्रॉम सिंगापुर टू रंगून। ऑपरेशन स्टार्ट किए गए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कैंपेन्स की गई, कोहिमा कैंपेन, इम्फाल कैंपेन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कैंपेन्स थी दे एंडेड इन मिलिट्री डिजास्टर। The idea was fine, but the military campaigns of Indian National Army in the northeast of India, मणिपुर में, नागालैंड वाले रीजन में, इम्फाल कैंपेन, कोहिमा कैंपेन, these military campaigns ended in disaster. British Indian Army was able to defeat Indian National Army held by the Japanese. What were the reasons for the failure of Indian National Army? The reasons were inadequate supplies and air support by Japanese. Japanese ने कभी भी इंडियन नेशनल आर्मी को ढंग से सपोर्ट नहीं किया। जो वर्ल्ड वॉर 2 की कंडीशंस थी उसमें मतलब एक टैक्टिक ये था कि ग्राउंड ट्रूप्स को हमेशा ही एयर सपोर्ट मिलती थी, तभी वो ग्राउंड ट्रूप्स आगे बढ़ पाते थे। लेकिन जापानीज ने इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रूप्स को एयर सपोर्ट नहीं दी। प्लस ब्रिटेन के रिसोर्सेज तो हैं ही हैं। अलाइड ऑफेंसेस लीडिंग टू डिफीट ऑफ जापानीज फ्रॉम बर्मा। इंडियन नेशनल आर्मी तो लड़ ही रही थी, जापानीज आर्मी भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अगेंस्ट लड़ रही थी, तो जापानीज आर्मी को भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने डिफीट कर दिया, इंडियन नेशनल आर्मी को भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने डिफीट कर दिया। यूरोप में इटली एंड जर्मनी डिफीट कर दिए जाते हैं। जब जापान के इंटरनेशनल फ्रेंड्स हार जाते हैं तो अब अलाइज के पास पूरे रिसोर्सेज हैं जापानीज के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए। अब उन्हें ये टेंशन नहीं है कि जर्मनी को भी हराना है, इटली को भी हरानी है, हरा दिया उन्हें। अब वो सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जापान को डिफीट करने के लिए। इट वॉज वन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट। लास्ट था जोग्राफिकल फैक्टर। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया आपको पता है हैवी रेनफॉल रिसीविंग रीजन है, तो वहाँ पर टोरेंशियल रेन्स थी। ब्रिटिश इंडियन नेशनल आर्मी के पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, तो उस टेरेन में वो अपने कैंपेन्स को अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी वॉज बेटर प्रिपेयर्ड, बेटर इक्विप्ड, इसलिए दे वर एबल टू डिफीट इंडियन नेशनल आर्मी। तो इस तरह से ये इंडियन नेशनल आर्मी वाला एपिसोड ख़त्म होता है। लेकिन अभी सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी ख़त्म नहीं हुई है। रियल सिग्निफिकेंस तो अभी आनी थी। वो किस तरह से? ये तो जो भी लड़ाई हो रही है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में हो रही है, मणिपुर नागालैंड वाले रीजन में हो रही है। लार्जर इंडिया को इसके बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि न्यूज़ भी सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। व्हाट इज़ द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ INA एपिसोड?
ब्रिटिश सरकार क्या करती है, आईएनए के प्रिजनर्स के ऊपर केस ठोक देती है देशद्रोह का, कि तुम ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बंदे थे, तुमने एक ऐसी आर्मी क्रिएट कर ली, एक ऐसी आर्मी के एक्शंस में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया जो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट ही लड़ रही है, तो तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का केस चलेगा। तो ऑल द ब्रिटिश prisoners ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी दे वर स्लैप्ड विद द ट्रीजन केसेस। अब कुछ एग्जाम्पल सेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार फैसला करती है कि इनके जो ऑफिसर्स हैं इनके ऊपर हम बहुत पब्लिक मैनर में ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे, रेड फोर्ट में ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे। तो मल्टीपल ट्रायल्स टुक प्लेस बट द मोस्ट फेमस ट्रायल टुक प्लेस एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। यहाँ पर 3 आईएनए ऑफिसर्स के ऊपर केस चला, गुरबख्श ढिल्लों, शाहनवाज एंड पीके सहगल। ब्रिटिश का आइडिया क्या था? ब्रिटिश का आइडिया था कि हम पब्लिक ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे, लोगों को एक मैसेज जाएगा कि अगर देशद्रोह करोगे तो आपके साथ ये होगा। लेकिन सीन ही बिल्कुल उल्टा पड़ गया। आप पब्लिक ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे हो, इन लोगों को डिफेंस के लिए, इन लोगों को जो जैसे डिफेंस लॉयर होते हैं, डिफेंस की टीम होती है, कांग्रेस डिसाइडेड टू डिफेंड दीज आईएनए ऑफिसर्स। कांग्रेस एक डिफेंस टीम तैयार करती है लेड बाय बुल्ला भाई देसाई, अरुणा असफ अली, तेज बहादुर सप्रू एंड जवाहरलाल नेहरू। ये एक डिफेंस टीम तैयार करवाई जाती है, कांग्रेस इनकी डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अगर आप पब्लिक ट्रायल कंडक्ट करवा रहे हो तो सारी न्यूज़ रिपोर्टिंग भी होगी। लोगों को अदरवाइज तो आईएनए के बारे में पता नहीं था, लेकिन ट्रायल्स के चक्कर में सबको आईएनए के बारे में पता लग गया कि किस तरह से देश को आज़ाद करवाने के लिए इन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस की है। ये तो लाइक कोई इन्होंने देशद्रोह नहीं किया, रादर इन्होंने तो देशभक्ति का एक प्राइम एग्जाम्पल सेट किया है। तो बहुत लाइक इसकी पब्लिसिटी इन ट्रायल्स ने अचीव की। लोगों ने भी इस चीज़ को रिस्पॉन्ड किया। अभी 2 साल पहले ही 1944 में क्विट इंडिया मूवमेंट ख़त्म हुई है, फिर से वही एक दौर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, फिर से एक दौर ऑफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। एंड इंटरेस्टिंगली इन प्रोटेस्ट में क्या नोटिस किया जाता है, देयर वाज रिमार्केबल कम्युनल हार्मनी। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकालीज, ऑल ऑफ देम दे वर सपोर्टिंग द आईएनए प्रिजनर्स। The people they were on streets, कांग्रेस के फ्लैग्स, मुस्लिम लीग के फ्लैग्स, कम्युनिस्ट के फ्लैग, अकालीस के फ्लैग्स, they were flying jointly that all of us are opposing this action of government. People are uniting in opposing government. अब सरकार टेंशन में आ गई है, अब सरकार टेंशन में आ गई है। कई बार तो इनफैक्ट ऐसा भी होता था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स प्रोटेस्ट मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे यूनिफॉर्म पहने हुए। अब सरकार तो ऑब्वियसली, मतलब ये सरकार को पता था कि ये सारा इंडियन एम्पायर हमने कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ है। हमने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की मदद से इंडियन एम्पायर को कंट्रोल करके रखा हुआ है। हमने क्विट इंडिया मूवमेंट सप्रेस कर दी। कैसे सप्रेस कर दी? ब्रिटिश इंडियन आर्मी की मदद से सप्रेस कर दी। अब अगर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ही हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर हम इंडियन एम्पायर को कैसे मेंटेन करके रखेंगे? कल को एक कोई और क्विट इंडिया मूवमेंट हो जाती है तो हम कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करेंगे जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी ही हमारा साथ नहीं देगी, जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के इंडियन ऑफिसर्स हमारा साथ नहीं देंगे, इंडियन सोल्जर्स हमारा साथ नहीं देंगे, कैसे हम क्विट इंडिया को सप्रेस करेंगे? तो अब ब्रिटिश सर्कल्स में लाइक रीथिंकिंग स्टार्ट होती है। तो थोड़ा वापस आते हैं। नेशनल वाइड अपसर्ज इन द सपोर्ट ऑफ आईएनए प्रिजनर्स। आईएनए वीक वाज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 5th to 11th नवंबर एंड आईएनए डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 12th ऑफ नवंबर। एंड जैसे मैंने बताया, इन सारी प्रोटेस्ट मीटिंग्स में देयर वाज रिमार्केबल कम्युनल हार्मनी। एक तो ये आईएनए वाला एपिसोड हो गया, दूसरा रिन म्यूटिनी वाला एपिसोड हो गया। रिन म्यूटिनी में क्या था? ये नेवी में एक म्यूटिनी होती है। रॉयल इंडियन नेवी के जो सेलर्स होते हैं वो रिबेल कर देते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश इंडियन सरकार। फिर ब्रिटिश सरकार को टेंशन हो जाती है कि यार ना ब्रिटिश इंडियन आर्मी हमारी रही, हमने सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल बनाया अपनी नेवी की मदद से, ना रॉयल इंडियन नेवी अपनी रही, कल को इंडिया में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे सिचुएशन को? एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, एम्पायर्स क्रिएटेड बाय स्वॉर्ड
could be maintained by sword alone. जो हथियारों के दम पे, तलवार के दम पे जो अंपायर बना है उसे तलवार के दम पे ही चलाया जा सकता है. आर्मी इज एन अल्टीमेट सैंक्शन ऑफ द अंपायर. जब वही स्वॉर्ड आपकी ब्लंट हो जाए, जिस तलवार के बेसिस पे आप अंपायर को गवर्न कर रहे हो वो तलवार ही जब ब्लंट हो जाए तो फिर आप अपना अंपायर कैसे गवर्न करोगे. तो आईएनए ट्रायल्स में भी यही ब्रिटिश कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. रिन म्यूटिनी के केस में भी ब्रिटिश इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. तो थोड़े से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. दिस म्यूटिनी वाज लेड बाय द नेवल रेटिंग्स मतलब सेलर्स के लिए बोलते थे, नेवल सेलर्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी. 18 फरवरी 1946 को ये रिवोल्ट होती है. कॉज क्या होता है, क्यों नेवल सोल्जर्स रिवोल्ट करते हैं? डिस्क्रिमिनेटरी एंड एक्सप्लॉयटेटिव ट्रीटमेंट. जो तो यूरोपियन सेलर्स होते हैं उन्हें अच्छे क्वार्टर्स में रखा जाता है, उन्हें अच्छे डेस्क पे रखा जाता है, उन्हें खाना भी अच्छा दिया जाता है. इंडियन सेलर्स को ना ही अच्छे डेस्क पे रखा जाता है, ना ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है, ना ही अच्छा खाना दिया जाता है. तो इस डिस्क्रिमिनेटरी एंड एक्सप्लॉयटेटिव ट्रीटमेंट के अगेंस्ट वो रिबेल करते हैं. ये स्टार्ट होती है HMS तलवार से. ये स्टार्ट होती है बॉम्बे में. तो यहाँ से स्टार्ट होती इवेंचुअली सारी कोस्टल एस्टेब्लिशमेंट्स में ये म्यूटनी फैल जाती है. इट सून स्प्रेड टू मैनी नेवल शिप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स फ्रॉम कराची टू बंगाल. तो बहुत सीरियस सिचुएशन थी ब्रिटिश सरकार के लिए. लेकिन मतलब ये सिचुएशन डिफ्यूज़ किस तरह से की गई, हाउ वाज दिस म्यूटनी सप्रेस्ड. यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मतलब चीज़ होती है. म्यूटनी को मिलिटरीली नहीं सप्रेस किया गया. म्यूटनी इतनी सक्सेसफुल थी कि मतलब प्रोटेस्ट मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, सब जगह ये फैल रही है. इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स म्यूटनी के लीडर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने आर्म्स ले डाउन कर दो. आप इस तरह से आर्म्ड फोर्सेस में इनडिसिप्लिन एक अच्छी बात नहीं है. आज नहीं तो कल इंडिया ने आज़ाद हो जाना है. इवन आज़ाद इंडिया वुड नीड आर्म्ड फोर्सेस. आज़ाद इंडिया को भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की ज़रूरत पड़ेगी. आर्म्ड फोर्सेस में हम इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं कर सकते हैं. एक डिसिप्लिन्ड आर्मी इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल. एक डिसिप्लिन इन द आर्म्ड फोर्सेस इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स रिक्वेस्ट करते हैं रिन म्यूटनी के लीडर्स को कि वो आर्म्स ले डाउन करते हैं, सरेंडर करते हैं. उनके लिए लीनियंट टर्म्स हम करवा लेंगे, ब्रिटिश सरकार से हम बात कर लेंगे, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो हम देख लेंगे, लेकिन आप अपनी म्यूटनी बंद कर दो. तो इंडियन लीडर्स लाइक सरदार पटेल दे कन्विंस द रेटिंग्स टू सरेंडर, assuring them that their demands would be addressed. Though what was the real significance? Again, it shook the faith of British in their armed forces. It made them insecure about the maintenance of their empire, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की. तो ultimately British knew that now their days in India are numbered. किस तरह से पावर ट्रांसफ़र करनी है बस उसकी डिस्कशंस करनी बाकी थी. तो ये जो सारी नेगोशिएशंस वगैरह किस तरह से आगे होती हैं, किस तरह से पावर ट्रांसफ़र होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आज की क्लास में हमने स्टडी किया अगस्त ऑफर एंड द इंडिविजुअल सत्याग्रह. यहाँ से हमने क्लास स्टार्ट की. क्रिप्स मिशन के हमने प्रपोजल्स देखे एंड क्यों वो रिजेक्ट कर दिए गए. फिर द अगस्त क्रांति, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया. लास्ट में हमने इंडियन नेशनल आर्मी एंड रिन म्यूटनी के बारे में स्टडी किया. तो 1947 के बिल्कुल डोर स्टेप पे हम पहुंच गए हैं. 1946 की डेवलपमेंट्स तक की डेवलपमेंट्स हमने कवर कर ली हैं. कल की क्लास में हम नेगोशिएशंस लीडिंग टू इंडिपेंडेंस कवर करेंगे कि किस तरह से अल्टीमेटली बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट India got independent and the power was transferred to India and Pakistan. So that's all as far as today's class is concerned. I hope you would have enjoyed the class. Thank you from my side. Hi. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए. कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी. नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर.